तो आइए बख्शा बख्शे पे चर्चा करते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है, क्या मेरी भोजन की प्लेट में होना चाहिए और क्या मेरे समाज की भोजन की प्लेट में होना चाहिए। इस पर सारे पर विचार करते हैं। जब हम इस पर विचार करते हैं तो दो शब्द हमारे कान में पड़ते हैं, एक शाकाहार और एक मांसाहार। ये शब्द खूब फैले हुए हैं समाज में और लोग बड़ा पक्ष लेते हैं। कुछ लोग शाकाहार का पक्ष लेते हैं, कुछ लोग मांसाहार का पक्ष लेते हैं। जो लोग मांसाहार का पक्ष लेते हैं वो कहते हैं कि मांस में एक सुपाच्य प्रोटीन है। वो कहते हैं मांस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिससे शरीर बहुत जल्दी बिल्डअप होता है। अंडा खाने वाले लोग भी यही दुहाई देते हैं कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और कई तरह के हड्डियों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बड़ी लाभदायक चीज़ें अंडे के भीतर मौजूद हैं। और सबसे बड़ा तर्क जो दिया जाता है वो यही मांस और अंडे में दिया जाता है कि मांस और अंडा दोनों सुपाच्य प्रोटीन है। ये एक तर्क दिया जाता है। जो शाकाहार वाले लोग हैं वो तर्क ये देते हैं कि ये प्रोटीन आपको कहीं और भी मिल जाएगा। लेकिन आओ आज इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अंडे को समझते हैं, अंडा क्या है, और फिर समझेंगे हम मांस को, मांस क्या है। अंडा क्या होता है, थोड़ा सा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। जितनी मैंने किसी से पूछ के जानी है या पढ़ के जानी है उतनी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मनुष्य में दो होते हैं, एक नर और एक मादा। तो मनुष्य में जो स्त्रियां होती हैं उन स्त्रियों में पेट थोड़ा सा अलग होता है पुरुषों के मुकाबले, उसकी संरचना अलग होती है। पेट में वहाँ यूट्रस बच्चेदानी होता है, बच्चेदानी की बराबर में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ओवरी होती हैं। इन ओवरी में से ओवा या एग भी कह सकते हैं, आप अंडा कह सकते हैं, ओवा कह लीजिए, एग कह लीजिए, अंडा कह लीजिए। उस ओवरी में से एग चलकर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते बच्चेदानी में आता है, यूट्रस में आता है। यहाँ यूट्रस में वो प्रतीक्षा करता है कि स्पर्म आ जाए तो स्पर्म के साथ ये फ्यूज़ होकर फिर बेबी बन जाता है, बच्चा बन जाता है। अगर स्पर्म नहीं आता तो ये ओवा क्या करता है कि जो पिछले 14-15 दिन में कंस्ट्रक्शन हुई है यूट्रस के अंदर, क्योंकि यूट्रस अपने आप को तैयार करता है कि ओवा आ गया है तो शायद यहाँ बच्चा बनेगा, बच्चा डेवलप होगा, इसलिए यूट्रस की जो त्वचा है और आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसमें बहुत पोषक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं उसके पोषण के लिए। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता और ओवा के साथ फ्यूज़ नहीं होता तो उस स्थिति में ये ओवा इस सारे पोषक तत्वों को लेकर या कहिए यूट्रस की पूरी वाल को लेकर नीचे गिर जाता है, शरीर से बाहर गिर जाता है। और ये क्रम 4 से लेकर 6 दिन तक चलता है। इसे मेंसिस कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, माहवारी कहते हैं। ये बहुत सारे पशु पक्षियों में होता है। मुर्गी में भी इसी तरह ओवा बनता है, अंडा बनता है और मुर्गी इस ओवा और अंडे को रिलीज करती है। अब अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो निषेचित हो जिनसे मुर्गा बन जाए, बच्चा बन जाए, चूजा बन जाए, एक वो जो निषेचित नहीं होते। तो अगर ये निषेचित है तो उसमें से चूजा बनेगा, तो चूजा खा लेना एक कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि आपने किसी दूसरे के बच्चे को खा लिया और आपकी शरीर उससे बन रहा है, आपकी शरीर बिल्डिंग, आपने हिंसा कर दी, आपने अष्टांग योग के यमों के पहले ही पायदान को भंग कर दिया, आपने अहिंसा का भंग कर दिया, आपने अकारण किसी जीव की हत्या कर दी केवल इसलिए कि आपको स्वाद आ गया, आपका शरीर बन जाएगा। ये किसी भी सूरत में उचित नहीं है। दूसरा, अगर उससे चूजा नहीं निकलता, वो अनिषेचित अंडा है, तो वो मुर्गी की माहवारी है। मुर्गी की माहवारी पीना कहां तक उचित है? कहां तक आप मुर्गी की माहवारी पी के आप कह रहे हैं बड़ी ताकत आ रही है, कमाल की ताकत ले रहे हो, ये बहुत समझदारी की ताकत है जो आपको आ रही है मुर्गी की माहवारी से। इसके साथ मुर्गी को लोग कहते हैं जी इसमें प्रोटीन होता है, मैं प्रोटीन खाना चाहता हूं, तो भाई प्रोटीन खा ले सीधा। कहां से आता है प्रोटीन? तो मुर्गी से अंडा बना, तो अंडे में प्रोटीन मुर्गी से आया। मुर्गी कहां से लाई? तो मुर्गी नालियों में घूमती है, वहाँ खंखार खाती है, लार खाती है, गंदी चीज़ें खाती है, शौच खाती है, बलगम खाती है और गंदी से गंदी चीज़ें उसमें से चुनकर खाती है। इससे मुर्गी प्रोटीन तैयार कर रही है, वो प्रोटीन ट्रांसफ़र कर रही है अंडे में, उस अंडे को आप खा रहे हो। तो बीच में इतनी दलाली छोड़ दो, आप सीधे नाली में पहुँचो और जितना प्रोटीन पड़ा है सारा खाओ। लेकिन क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। आप वहाँ यही तर्क दोगे कि ये अभक्ष है, ये खाने लायक पदार्थ बिल्कुल नहीं है, ये आप तर्क दोगे कि वो खाने लायक नहीं है। लेकिन कई महाशय बहुत विद्वान होते हैं, मैंने उनसे कहा कि आपको प्रोटीन चाहिए तो आप दालें खाइए,
आप सोयाबीन खाइए, आप राजमा खाइए, आप चने खाइए, इनमें खूब प्रोटीन है, आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। तो कहते हैं अच्छा इनमें प्रोटीन है, ठीक है मैं ये प्रोटीन खाऊंगा, लेकिन मैं अंडा भी खाऊंगा। मैंने कहा अब तो प्रोटीन दे दिया, अब अंडा क्यों खाओगे? तो कितना अंडा भी खाऊंगा मुझे जहां से प्रोटीन मिलेगा मैं तो वहीं से प्रोटीन खाऊंगा। ऐसा तुम कर नहीं सकते मेरे भाई, क्योंकि अगली बात जो मैं कहूंगा ये तुम कर नहीं पाओगे। सुबह जब शौचालय में जाते हो ना, शौच करके आते हो, तो उसमें भी 8 से 9% प्रोटीन होता है। उठाकर पढ़ लेना, आज तो सबके हाथ में गूगल है। 8 से 9% प्रोटीन होता है उसमें। अगर तुम जहां से प्रोटीन मिलेगा वहां से खाओगे तो इसे नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम कहोगे ये अभक्ष है, खाने लायक पदार्थ नहीं है। मैं भी बस आपसे यही कह रहा हूं कि जो अंडा और जो मांस आप खा रहे हो ये अभक्ष है। जो मांस आप खाते हो सुपाच्य भोजन है, सुपाच्य प्रोटीन है, ऐसा कह के खाते हो। ये सुपाच्य नहीं, आपके लिए इतना हानिकारक है जितनी हानिकारक कोई वस्तु हो सकती है। आपके मुख से लेकर आपकी एनस तक जो आपकी आहार नाल है, इस आहार नाल को शाक खाने के लिए डिजाइन किया गया है, मांस खाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। अगर इसे मांस खाने के लिए डिजाइन किया गया होता तो इसकी लेंथ बहुत कम होती, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो फाइबर पचाने के लिए अनुकूल है। इसलिए आपको फाइबर खाना चाहिए, और फाइबर मांस में नहीं होता, शाक में होता है। आपके दांत, आपके कैनाइन टीथ जिन्हें कीले कहते हैं, ये कीले आपके भेड़िए जैसे नहीं है, गीदड़ जैसे नहीं है, कुत्ते जैसे नहीं है, क्योंकि मांस को चीरने के लिए कीलों को डिजाइन किया जाता है। वो डिजाइन आपके दांतों का नहीं है, आपके दांतों का डिजाइन चबाने का है, और चबाया शाक को जाता है, मांस को नहीं। मांस को चीरा जाता है। ना तो आपके जबाड़ों को इस तरह से डिजाइन किया है, आपका जबाड़ा इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, आपके दांत इस तरह से डिजाइन नहीं किए गए हैं कि आप मांस खाएं, आपकी आंत इस तरह से डिजाइन नहीं की गई है कि आप मांस खाएं। फिर आप मांस खरीद के लाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कई बार ब्लड की ज़रूरत होती है, डॉक्टर ब्लड चढ़ाता है, लेकिन क्या ब्लड निकाल के किसी का सीधा चढ़ा देता है? ना, पहले वो ब्लड बैंक जाता है। ब्लड बैंक में क्लिनिकली उसे टेस्ट किया जाता है, उसमें कितनी बीमारियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या अयोग्यताएं हैं, सब चेक किया जाता है। दिनों तक वहां रहता है, कई दिनों तक वहां रहता है, तब जाकर उस ब्लड को पूरी तरह टेस्ट करके और तब आपको दिया जाता है, तब चढ़ाया जाता है। लेकिन आप जो मांस खरीद के लाते हो, क्या आपने क्लिनिकली टेस्ट कराया? ये जो लोग जो मांस खाते हैं, क्या ये क्लिनिकली टेस्ट कराते हैं? कोई नहीं कराता क्लिनिकली टेस्ट। और जब नहीं कराते तो वो सारी बीमारियां जो उस ब्लड में हो सकती थी वो सारी इस मांस में होंगी, और ये सारी बीमारियां आपके शरीर में जाएंगी। एड्स हो जाएगा आपको, एड्स हो जाएगा आपको। जितनी बीमारी की समस्या और कष्ट से मरोगे, उससे ज्यादा बदनामी से मरोगे। इसीलिए ये अंडा और मांस खाने लायक पदार्थ नहीं है। खाने लायक पदार्थ वही है जो परमात्मा ने हमारे लिए उत्पन्न किया है। परमात्मा ने हमारे लिए शाक और पत्तियां उत्पन्न की हैं, यही हमारे लिए खाने लायक है, यही खाना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ जो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं आप लोगों के बीच में मुझे लगता है ये जो शाकाहार और मांसाहार, ये एक षड्यंत्र है। इन शब्दों को जब रखा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब भोजन को शाकाहार और मांसाहार में बांटा जाता है। क्योंकि जब आपको भोजन को शाकाहार और मांसाहार में बांटा जाता है, आपको दो जगह फंसाया जाता है। पहली जगह वो आपसे पूछते हैं इन पेड़ पौधों में जीवन है या नहीं है, तो हिंदू माइथोलॉजी में पेड़ पौधों में जीवन माना जाता है। अब जब पेड़ पौधों में जीवन आप स्वीकार कर चुके हो, तो अब्दुल आपसे कहता है कि देख भैया, बकरे में भी जीवन है, पालक में भी जीवन है, ऐसा ही तूने बकरे को काट लिया और ऐसा ही पालक को काट लिया। जब दोनों को काटना, जीव की हत्या करना है, तो बकरे काटने में और पालक काटने में कोई अंतर नहीं। यदि मैं पापी हूं तो तू भी पापी है। जब ये शाकाहार और मांसाहार की टर्मिनोलॉजी आप लाते हो तो यहां फंसते हो। यह आपको फंसाने के लिए जानबूझकर प्लांट की गई टर्मिनोलॉजी है। दूसरी, मांसाहार, जब आपका बच्चा अपनी मां का दूध पीता है या आप गाय का, भैंस का दूध पीते हो, तो वो कहते हैं ये बता ये दूध कहाँ से रिस कर आया? तो हम कहते हैं ये गाय से रिस कर आया या मेरी माँ के शरीर से रिस कर आया। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो दूध रिस कर आया ये मांस में से रिस कर आया। इसीलिए ये दूध भी मांसाहार का एक हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शाकाहार और मांसाहार ये दोनों शब्द
ये टर्मिनोलॉजी आपको फंसाने के लिए किया गया षड्यंत्र है। हमारे यहां कहीं भी शास्त्र में शाकाहार और मांसाहार शब्दों को नहीं प्रयोग किया गया है। हमारे यहां तो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, भक्ष और अभक्ष, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मांस और अंडा अभक्ष है, नहीं खाना चाहिए, वेद इसका निषेध करता है, नहीं खाना चाहिए। वेद दूध को भक्ष में रखता है। वेद हमें पीने की आज्ञा देता है कि दूध पिया जा सकता है। दूध न शाकाहार में आता है न मांसाहार में आता है, दूध तो दुग्धाहार में आता है। दूध तो अलग ही आहार है, ये शाकाहार मांसाहार में नहीं आता, लेकिन ये भक्ष में आता है, इसे पीना चाहिए। रही बात इस चीज की कि पौधों में जीवन है या नहीं, तो पौधों को खाने की वेद हमें अनुमति देता है। पहली तो बात ये, वेद ने अनुमति दे दी, हमारे सारे जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों ने हमें अनुमति दे दी कि शाकपात हमें खाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि वो भक्ष के अंतर्गत आ गया। दूसरा, उसके अंदर जो चेतन है वो चेतन इतनी गहरी सुषुप्ति अवस्था में है कि उसे पीड़ा या दर्द महसूस नहीं होता। हिंसा उसे कहते हैं कि जब आपने किसी को दुख दिया हो। दुख देने का नाम हिंसा है। मार कर दो, पीट कर दो, डांट कर दो, आपने कोई खराब शब्द कह दिया है, उससे उसका हृदय दुख गया, इससे पीड़ा हो गई, इस सब का नाम हिंसा में आता है। लेकिन उसे पीड़ा महसूस ही नहीं होती है, और जब पीड़ा महसूस नहीं होती है तो हम इसे फिर हिंसा के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जैसे सामान्य रूप से आप अपने बाल कटाते हैं, आपको पीड़ा महसूस होती है। आप अपने नाखून काट लेते हैं पके हुए, आपको पीड़ा महसूस होती है। इस शरीर का हिस्सा है, ये सारा शरीर चेतन चला रहा है इस शरीर को। इसके अंदर एक चेतन जीवात्मा है जो इस शरीर को चला रहा है। हाथ काटने हैं तो दर्द महसूस होता है, लेकिन यहाँ दर्द महसूस नहीं होता। जैसे इनमें संवेदना नहीं है, वैसे ही शाक के पूरे शरीर में संवेदना नहीं होती, और संवेदना नहीं होने से उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, इसलिए वहाँ हिंसा नहीं होती, वो अहिंसा है। इसीलिए बंधुओं, अपना भोजन उस तरह से खाओ जैसे हमारे यहाँ परंपरा रही है। अब एक और चीज़ इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आजकल भोजन को लेकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे बीच में चल रहा है। आप जब सड़क से गुजरते हैं तो बहुत सारे होटल देखते हैं, सड़क के किनारे अब ठेलियाँ लगी देखते हैं, इन ठेलियों पर खुलेआम अंडे बिकते हैं, मांस पर दुकानों पर खुलेआम मांस टंगा हुआ बिकता है, और ये मांस टंग रहा है। अब वहाँ एक और शब्द देखते हैं, वहाँ दो शब्द आपको मिलते हैं लिखे हुए, एक हलाल और एक झटका। हलाल वो होता है जो मुसलमानों के खाने लायक हो, और झटका वो होता है जो मुसलमानों के खाने के अंतर्गत नहीं आता, मुसलमान इसे हराम कहता है। यानी जो अन्य मांसाहारी मनुष्य हैं वो खाते हैं तो उसे झटके के अंतर्गत रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिख लोग खाते हैं झटका वटका करके। और ये जो हलाल है ये मुसलमानों का खाना है, ये भी इनकी अपनी इकोनॉमी है। इस हलाल शब्द को इन्होंने इतना प्रचारित कर दिया है कि आज स्वामी रामदेव जी तक को भी अपने प्रोडक्ट्स पर हलाल शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है हमारी। इसीलिए आप ये जो अभक्ष पदार्थ हैं जितने के जितने हैं, आप इनका पूरी तरह बहिष्कार करो, और ऐसा कोई भी पदार्थ जिस पर हलाल शब्द लिखा हो उसे कतई खरीदने का प्रयास मत करना। उसमें मांस या मांस से संबंधित पदार्थ हो सकते हैं। आजकल वो रेड और ग्रीन निशान आते हैं ना, उन रेड और ग्रीन से अलग भी इसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में रखा जाता है। जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं ये कभी मत खरीदिए, इससे इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, और ये लोग जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को जाकर मस्जिद और मदरसों में ज़कात कटवाते हैं। यही ज़कात जाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादी अड्डों को, उनसे हथियार खरीदे जाते हैं, और हमारे ही लड़के जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो हमारे ही दिए गए पैसे से, उसी की खरीदी गई 47 से हमारे ही बच्चों को मार दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये मुद्दा केवल खाने से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राष्ट्र रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप दुकान से जो खरीदते हैं, आपकी प्लेट में क्या रखा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसे नोटिस करें। आपकी प्लेट में वो पदार्थ है जो इस देश को बचा सकता है, या आपकी प्लेट में वो पदार्थ है जो इस देश को डुबो रहा है। क्या आपकी प्लेट में? हाँ, कुछ चीज़ों से मुझे आपत्ति है। एक बार एक मोदी जी ने भी एक बात कहा था कि किसी को दूसरे की प्लेट में झांकने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है मुझे झांकने का अधिकार, मैं बिल्कुल झांकूंगा कि इसकी प्लेट में क्या रखा है। अगर किसी की प्लेट में गाय का मांस रखा है तो मुझे झांकने का पूरा अधिकार है। मैं झांकूंगा, इसका विरोध करूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं तब भी मैं इसका विरोध करूंगा। आप अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हद दर्जे तक जाइए, नहीं जाओगे तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। इस देश में कभी 100% हम ही लोग होते थे, आज हम हाशिए पर चले गए हैं, 78% के आसपास हम पहुंच गए हैं। उनकी संख्या बढ़कर कितनी पहुंच गई है आप देख लीजिए। 17% 1947 में मुसलमान पाकिस्तान में थे, वो 17% मुसलमान हिंदू, माफ़ कीजिए,
पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत देश से, तो उस समय पाकिस्तान में 17% हिंदू थे। वो 17% हिंदू आज घटकर 1 से 1.5% रह गए हैं और इस देश में रहने वाले मुट्ठी भर मुसलमान 35 से 40 करोड़ हो गए हैं। और ये 35 से 40 करोड़ इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने उनकी परंपराओं में बहकर उनके घरों में धन पहुंचाना शुरू किया और आज वो एक इकोनॉमी खड़ी कर चुके हैं, मांस का एक व्यापार खड़ा कर चुके हैं। जब आप में से कोई एक अंडा खाता है तो समझ जाइए आप देशद्रोह के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप जब मांस खाते हैं तो समझ जाइए आप देशद्रोह के हिस्सेदार बन गए हैं। आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो लोग इस देश की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस मांसाहार और अंडे से तौबा कीजिए। अभक्ष की श्रेणी में बहुत कुछ आता है, फिर कभी किसी और समय पर आपसे चर्चा होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।